करण मारा की विदाई की बात चल रही है। मतलब आपका कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है, पैदल करने की कोशिश क्यों हो रही है? करण मारा पर बहुत ज्यादा पक्षपात के आरोप लगते हैं। करण मारा का विशेष तौर पर किसी के ऊपर हाथ रहता है, किसी के ऊपर नहीं रहता। आपके जीजा जी विरोध कर रहे हैं या गणेश गोदियाल जी बेहतर बोलते हैं। गणेश गोदियाल जी जिसमें अध्यक्ष बने। केदारनाथ का विलेन कौन होगा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं आजकल, और ये दूसरा इंटरव्यू है जिसमें हम करण महाराज जी से सीधे सीधे बात कर रहे हैं, कुछ सीधे सीधे मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारी दूसरी मुलाकात है ऑन कैमरा जी। कैसा चल रहा है इस समय? देखिए, कुछ अच्छा फील हो रहा है, गुड फील है, क्योंकि जो चीज़ में हम लोग काफ़ी टाइम से लगे थे वो चीज़ अब ज़मीन में उतरते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए लगता है कि आगे सब चीज़ें ठीक होंगी। आपके दो उपचुनाव हुए जी एक मंगलौर का हुआ और एक बद्रीनाथ का हुआ। जी उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया पूरी कांग्रेस ने, जी। आपका नेतृत्व माना जाएगा। और लेकिन केदारनाथ में कहीं ना कहीं आप चूक गए। निश्चित ही पूरे प्रयासों के बाद, क्योंकि जब शैला रानी जी बीमार पड़ी, मैं उसके बाद से लगातार वहाँ सक्रिय था और कई मीटिंग्स हमने की। सोने की चोरी का मामला था, व्यापार खराब होने का मामला था, तो उन सारी चीज़ों को लेकर बुराड़ी में मंदिर बन रहा था, उसका विरोध करते हुए मैंने हरिद्वार से केदारनाथ तक की पदयात्रा की। और उस समय 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था और काफ़ी लोग उससे जुड़े और उसका प्रभाव भी उस क्षेत्र में था। और फ़र्क ये पड़ा कि हम करीब 52% वोट बढ़ाने में कामयाब रहे। लेकिन शायद भारत के इतिहास में किसी चुनाव में पहली बार ये हुआ होगा कि किसी पार्टी ने ना 52% वोट प्रतिशत बढ़ाया और वो चुनाव हारी है। उसके कई कारण हैं, एक कारण हो तो उसको बताया जा सके स्पष्ट करके, लेकिन कई कारण हैं। अब उन चीज़ों में चर्चा करके कोई लाभ नहीं। एक कारण मुझे थोड़ा सा समझ में आता है, अब मैं सही हूं या गलत ये आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस मिलकर लड़ी, बिल्कुल, पर केदारनाथ में थोड़ा बिखरी हुई नजर आई और माना यह जाता है कि अपनों ने ही अपनों की टांग खींच दी। देखिए, पार्टी के स्तर पे अगर हम जिस नज़र से देखते हैं, मेरी नज़र से सारे विधायक वहाँ आए, सारी टॉप लीडरशिप वहाँ आई, और ऐसा मुझे लगा नहीं जो आप कह रहे हो। गोदियाल जी तो लगातार वहाँ बने हुए थे कि उनका लोकसभा का चुनाव भी वहीं से वो लड़े हैं। और पार्टी की तरफ से मुझे लगता नहीं किसी भी, चाहे साधन हो चाहे वो मेहनत हो, कोई कमी पार्टी की तरफ से नहीं थी। मेरे रिसर्च एडिटर हैं प्रवेश राणा जी, वो रिसर्च कर रहे थे, तो उस दौरान उनको एक चीज़ दिखाई दी और उस पर एक हमने वीडियो भी बनाया। आमतौर पर जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस को 10, 12, 13 के हज़ार के आसपास वोट मिलते रहे, उसी में उसकी हार भी हुई है और उसी में ही उसने सीट निकाली भी है। 9, 10, 12 के आसपास ही वोट निर्दलीय कैंडिडेट को आज तक मिलते आए हैं। जी, लगभग इतने ही वोट इस बार भी मिलने की उम्मीद अगर होती, जिस तरीके से चल रहा था, तो कांग्रेस को विजय मिलनी चाहिए थी। लेकिन 6000 वोट बढ़ने के बाद भी कांग्रेस ये चुनाव लूज कर गई। इसी पॉइंट को लेकर ये माना जा रहा है कि चुनाव में 6000 वोट बढ़ा, फिर भी कांग्रेस लूज कर गई और इतने बड़े मुद्दे हाथ में थे। अंकिता भंडारी का मुद्दा काफ़ी हाइप कर रहा था उस समय, बुराड़ी वाला जो केदारनाथ भगवान का मंदिर है वो बहुत हाइप कर रहा था। उसके बाद भी चुनाव हारने का कारण ये माना जाता है कि अपनों ने सही मायने में अंदर खाने भितरघात करने का काम किया। जो महाराष्ट्र में मॉडल पकड़ा कांग्रेस ने भी, वही चीज़ करीब करीब केदारनाथ में भी हुई है। 5000 वोट काटा गया 4 महीने के अंदर, विधानसभा और इस बाई इलेक्शन के बीच में है ना, एमपी इलेक्शन और इस चुनाव के बीच में। और लगभग 8000 वोट जुड़ा। 8000 वोट जुड़ने का मतलब 10% के लगभग वोट, नया वोट जुड़ा। और कई लोगों को शिफ्ट और जो होता है 6, 7 और 8 का जो फॉर्म है उसका दुरुपयोग हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बमुश्किल 1200-1300 वोट बढ़ा के बीजेपी जीत गई और हम 6000 वोट बढ़ा के हार गए। तो ये एक हमारे लिए सूद का विषय भी है। और इसीलिए मैं, आपने एक देखा होगा, हमारा आजकल वोटर लिस्ट को लेकर हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग अब उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके वोट काटे गए निकाय में और जिनके वोट शिफ्ट किए गए, और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, ताकि उन अधिकारी कर्मचारियों को जिन्होंने
सरकार के दबाव में इस तरीके की कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके ताकि अन्यों को सबक मिले और आगे के चुनावों में इस तरह की हिमाकत ना कर सके। तो ये एक बड़ा रीज़न ये भी है। भीतराघात वाले मामले में मैं इसलिए नहीं हूँ, जिन लोगों की वहाँ शिकायतें मेरे पास आ रही थी उन्हीं लड़कों ने शराब पकड़ ली। बैजय संतोष के बारे में लगातार उस चुनाव में कहा जा रहा था वो काम नहीं कर रहा है, वो अपने मोर्चे पे नहीं डटा है। उसी लड़के ने उस रात्रि को, वोटिंग से पहले की रात्रि को, बीजेपी की शराब पकड़ने का काम किया। तो ये कई चीज़ें ऐसी जो लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि किसी ने इस तरह का क्या होगा। हाँ, अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो मेरे ख्याल से हम चुनाव जीतते भी, और चौहान साहब जो हैं 4,500 4,500 तक वो वोट ले पाते। मंगलौर के और बद्रीनाथ के हीरो अगर अध्यक्ष करण माहरा हैं तो केदारनाथ का विलेन कौन होगा? करण मेहरा। खैर एक पॉइंट और भी है, आपके यहाँ बड़ा उथल पुथल चल रहा है आज की डेट में, हर मीडिया संस्थान में एक ज़बरदस्त उथल पुथल है, खासकर तब से जब से राहुल गांधी का गुजरात में दिया हुआ एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा, भले 8-10 साल दोबारा से विपक्ष में बैठना पड़े। पहला तो सवाल ये है, दूसरा और करूंगा लेकिन पहले इसका जवाब चाहिए। लेकिन राठौर साहब, राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो अपने अनुभव के आधार पर कहा है, और आपको शायद याद होगा 2022 में मैंने यही बात मैंने उत्तराखंड में भी कही थी। और राहुल गांधी जी का कहना इसलिए सही लगता है कि आपने देखा होगा हर चुनाव से पहले कुछ बयानात ऐसे आ जाते हैं कुछ लीडर्स के जिससे नुकसान। गुजरात का चुनाव, जिस तरीके का बयान उस समय मोदी जी को लेकर एक हमारे कांग्रेस के नेता का आया, उसने इतनी भारा नुकसान किया कि आती भी सरकार नहीं आ पाई। हम बिल्कुल सरकार बनाने की स्थिति में आते आते रुके। उसी तरीके से अनेकों बार इस तरीके की चीज़ें देखने को आई और राहुल गांधी उस चीज़ को समझते हैं। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपका प्रश्न होगा, तभी मैं जवाब दूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि वाकई में कुछ लोगों की जाने अनजाने करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनकी बातों से या उनके जो उनके कदम है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ होता है। आपको नहीं लगता सिर्फ कहना भर ही काफ़ी है, इस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है? क्योंकि एक्शन तो आज तक कम से कम उत्तराखंड कांग्रेस में तो देखने को मिलता नहीं है। देखिए, अनुशासन समिति के पास कई चीज़ें हैं और उसमें अधिकार सीमित हैं, और इस समय की जो पार्टी के हालात हैं उनको बिगड़ने नहीं देना चाहते हम लोग। और क्योंकि हमारे जो कदम उठते हैं उसका असर एक आम कार्यकर्ता में क्या पड़ता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। साइकोलॉजी तरह भी गेम है, और तब तक ये चीज़ें नहीं करी जा सकती जब तक वो स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ता तक वो चीज़ ना जाए। मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि आप कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा किसी की बात सुनना छोड़ दिया है। इसीलिए मैं उस बात को बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है, चंपावत की शर्मनाक हार के बाद हम बागेश्वर तक का सफ़र हमने तय किया। बागेश्वर हमने 10,000 की लीड को कवर किया, और वो भी तब जब बीजेपी के पास सिंपैथी थी मंत्री के बनने की। उनकी वाइफ चुनाव लड़ी थी, 2 बाई इलेक्शन हम जीते। वो संदेश काफ़ी था कि अब हमने इनकी जड़ें हिलाई हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद केदारनाथ में हमने लूज़ किया, हम चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, जो चीज़ें गड़बड़ थी, नहीं तो हम उस चुनाव को जीतते। और निकाय चुनाव में सब इसको हार मान रहे, पर मैं उसको जीत मान रहा हूँ, और अगर आपका प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दूंगा। नहीं, नंबर वाइज देखा जाए तो हार होती है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब हिमाचल की बारी आती है तब सवाल के जवाब कुछ और होते हैं कांग्रेस के, और जब उत्तराखंड की बारी आ रही है तो आपका जवाब कुछ और है। देखिए, जब हिमाचल की जीत का बात आया तो नेताओं ने कहा वहाँ पर कि जीत तो जीत होती है, मैं कुछ चीज़ें तो फिर हार तो हार ही होती है। देखिए, मैं कुछ स्पष्ट करना चाहूँगा। हम 5 जिलों में हारे हैं 13 में से, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, टिहरी, देहरादून और पौड़ी। बीजेपी 43 सीट लेके आई है, जिसमें से 10 नगर निगम की है, मैं उनको हटाना चाह रहा हूँ। 33 बस्ती हैं, और 33 सीट में से लगभग 28 से 29 सीटें वो इन 5 जिलों में जीती हैं। बाकी के 7 जिलों में 4 से 5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है मिला के। और जो कांग्रेस के लिए चिंता की विषय, मैं जीत इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी बैटल्स हारने के बाद आप वोट जीत जाते हो।
हम लगातार पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में एक दंश को झेल रहे हैं, जिसमें अगर आप गौर फरमाएं तो 2017 11 सीट, 11 में से 8 सीट मैदानी क्षेत्र की, जिसमें मैं हल्द्वानी की सीट को भी गिन रहा हूं। दिल्ली देहरादून को पूरा, माफ कीजिएगा आपका जवाब जी पूरा। मैं पूरा लेना, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार 8 सीट है, पहाड़ से 3 सीट। 22 के चुनाव में 18 सीटें, जिसमें से 12 सीटें फिर मैदान से, 6 हरिद्वार, 5 उधम सिंह नगर, 1 नैनीताल की हल्द्वानी सीट। फिर हम 5-6 में अटके हैं। और इस निकाय चुनाव में हम पूरा पहाड़ जीते हैं, या हमारे समर्थित लोग। नैनीताल, भीमताल, भवाली, रानीखेत, दौराहाट, गौचर और हमारा गैरसैंण, जहाँ हमारी राजधानी की हमारी डिमांड है, और उसके अलावा जोशीमठ, पुरौला, मतलब अनेकों ऐसी सीटें हैं जो पर्वतीय क्षेत्र की, जिसकी वजह से पहाड़ को जाना जाता है उत्तराखंड को, वो हम जीते हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि बीजेपी के खिलाफ जो हम छोटी छोटी रैलीज या छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे थे बूथ स्तर पे, उनका असर अब होने लगा, हम पेनिट्रेट करने में कामयाब रहे हैं, इस बात का संकेत है। जब इतनी ही आप जीत की परिभाषा बता रहे हैं, आपने अलग अलग जगह बताया कि यहाँ हम जीते हैं, यहाँ अलग अलग जगह को लेकर पहाड़ आप जीते हैं, तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को पैदल करने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, राजनीति है, कोई यहाँ किसी को केक प्लेट में परोस के नहीं देता है, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। और मैं लगातार 3 साल से कोई संघर्ष कर रहा हूँ। जिस समय मुझे कांग्रेस की कमान मिली, उस समय की परिस्थितियों को आपसे बेहतर कौन जानता है, आप लोग एनालाइज करते हैं। कार्यकर्ता बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। आज हम हर मोर्चे में आंदोलन कर रहे हैं, 12-12 दिन लगातार गिरफ्तारियां दे रहे हैं, 7 दिन गिरफ्तारियां SSSC में, 12 दिन अंकिता में, और कार्यकर्ता गांव से निकल के आ रहा गिरफ्तारी देने के लिए, और लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं, सक्रिय दिख रहे हैं, बाई इलेक्शन जीत रहे हैं। उसका कारण ये है कि कार्यकर्ता जागरूक हुआ है। ये मेरी अपनी, मैं जानता हूँ कि मैंने कांग्रेस को थोड़ा सा कोशिश किया कि वो दोबारा से लड़ने की, आज कम से कम चर्चा तो हो रही कि लड़ पाएंगे। 2 लगातार चुनाव हारना, उसके बाद कार्यकर्ता का रहना और कांग्रेस जिंदा रहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और उसमें हम कामयाब रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे इसी तरीके से अगर हम चलते रहे, और अभी जैसे हमने कुछ नए प्रोग्राम सब शेड्यूल बनाए हैं जिनको हम आजकल अमल में ला रहे हैं, अगर ये ऐसे ही अगर चलते रहेगा निरंतर, तो निश्चित ही 27 में हम बीजेपी को पटकने देंगे। आप इतना कुछ बता रहे हैं, लेकिन करण महाराज जब कोई चिट्ठी जारी करते हैं किसी की नियुक्ति को लेकर या कोई एक्शन लेते हैं, एक दिल्ली से चिट्ठी चलते हुए आती है, अब ना जाने वो चॉपर से आती है, हवाई जहाज से आती है, बस से आती है, ट्रेन से आती है, पर वो यहाँ के अखबारों में छप जाती है। देखिए, वो चिट्ठी की चर्चा हो गई, लेकिन एक चिट्ठी और आई, वो थी मेरे हीरो कांग्रेस के आन बान शान राहुल गांधी की, जिसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया और मुझे शाबाशी दी थी। उस चिट्ठी की चर्चा कम हो रही है, मैं तो उस चिट्ठी को ज़्यादा देखता हूँ, दूसरी चिट्ठी को ध्यान नहीं है। एक चिट्ठी मीडिया में घूम रही है लगातार, क्या ऐसा ही है? देखिए, वो चिट्ठी है ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरी नॉलेज में है, ना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉलेज में है। क्या वो साइन आपके हैं? देखिए, ऐसे साइन तो कोई भी कर लेगा, जो साइन है वो एक तो ब्लर्ड है, दिख भी नहीं रहा वो, और दूसरा इस बात को समझने की जरूरत है, जब किसी की शिकायत करी जाती है कभी भी राजनीति में, वो मौखिक होती है। अगर मुझे किसी की शिकायत करनी होती है, मैं मौखिक करता, मैं जाके मिल सकता हूँ खड़गे साहब से, कई बार मिला भी हूँ, मैं वेणुगोपाल जी से जाके शिकायत कर सकता हूँ। लेकिन इन 3 साल में मेरा कोई नेता ये नहीं कहेगा कि करण मेहरा किसी की कंप्लेंट लेके आया। और मुझे चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है? सिफारिशी पत्र चिट्ठी जरूर हो सकती है, किसी के अपॉइंटमेंट की चिट्ठी हो सकती है बस, पर किसी के खिलाफ लिखकर अपने हाथ काट के कोई नहीं देता। ये कुछ ऐसे लोगों का काम है जिसकी ओर को राहुल गांधी जी ने भी इशारा किया, जिनको स्लीपर सेल, हाँ, जिनको कांग्रेस की एकता से घबराहट होती है। एक मीटिंग दिल्ली में हुई जिसमें हम सब शीर्ष नेतृत्व को बुलाया गया, बातचीत हुई, और हमको आगे क्या करना है, क्या डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हमको दिए गए प्रभारी के द्वारा।
उसके बाद एक बैठक का अरेंजमेंट यहाँ हुआ जिसमें सारे लोगों को आमंत्रित किया गया। सारे लोग आए, एक भी ऐसा नहीं था जो उस बैठक में नहीं आया। सारे शीर्ष नेतृत्व सारा था, सारे एमपी के कैंडिडेट्स थे, एक्स एमपीज थे। शीर्ष नेतृत्व में रावत जी से लेके, गोदियाल जी से लेके, प्रीतम भाई से लेके, यशपाल जी से लेके, हमसे लेके सारे लोग उसमें उपस्थित थे। हरक सिंह जी से लेके, भुवन कापड़ी से लेके सारे फिर एमएलएज भी सारे। उसके बाद रात को हमारा कुटुंब कांग्रेस का उस दिन पहला दिन था, जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं प्रदेश यहाँ महानगर कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष रहे, बहुत फेमस भी रहे, हरीश बिरमानी जी, जिनकी सब लोग इज्जत। उनके घर में सहभोज था, उसमें भी सारे लोग उपस्थित रहे। और उसके जस्ट एक दिन का गैप करके ये चिट्ठी आ गई। तो टाइमिंग को देख के भी थोड़ा सा शंका होती है कि किसने दिखाई इतनी मोहब्बत आपसे? देखिए, कुछ लोग कई मोहब्बत बहुत करते हैं आपसे लोग, बहुत मोहब्बत करते हैं कुछ लोग। राजनीतिक रूप से भी तो मोहब्बत आपको बहुत मिलती है। लेकिन देखिए, जो राजनीति में काम करेगा उसको संघर्ष करना पड़ेगा, ये शाश्वत सत्य है। जो कुछ नहीं करेगा, आपकी बात पे हाँ कहेगा, उसकी बात पे भी हाँ कहेगा, अपनी ओर से कोई नई चीज रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो बड़ी आसानी से अपना टाइम काटेगा। लेकिन जो कुछ नया करने की कोशिश करता है समाज में, राजनीति में, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। उस बात के लिए मैं तैयार हूँ कि मैंने पैदा होने के बाद से ये सब कुछ देखा है अपने जीवन में। अपने पिता का संघर्ष देखा, भाई का संघर्ष देखा, मैंने खुद के जीवन में 12वीं के बाद बहुत संघर्ष देखा है। जब पिताजी बिस्तर में आ गए उसके बाद बहुत संघर्ष देखा अपने जीवन में। तो इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं स्पष्ट हूँ, अंदर से मेरे को एकदम क्लियर पिक्चर है कि मुझे क्या काम करना है। मुझे ये समझाया गया था कि कैडर बिल्डिंग करनी है, क्योंकि जो झटका हमको 2016 के पार्टी के टूटने का लगा वो आज तक नहीं संभला। हम साफ हो गए एक एरिया से, 9 विधायक गए, उसके बाद मतलब वापसी कैसे होगी इस बात की तक चिंता थी। आज उसी क्षेत्र में हम बाई इलेक्शन जीत गए, उसी क्षेत्र में हम गैरसैंण और गौचर जीत गए, जोशीमठ जीत गए। चिंता थी हमको इस बात की कैसे होगा, क्योंकि एक आदमी जाता तो अपनी पूरी टीम लेके जाता था, कांग्रेस का कौन। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और जब आप कोई नई चीज करते हैं तो हमेशा आपको उसका विरोध झेलना पड़ता है। मैंने सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन पे काम करना स्टार्ट किया है। आपके जीजा जी विरोध कर रहे हैं या पक्ष में खड़े हैं, आशीर्वाद? मेरे सबसे बड़े जीजा हैं, मतलब दूसरे नंबर के हैं, और जीजा के लिए तो साला सबसे प्रिय होता है। कहते भी हैं वो एक डिजिटल चैनल के माध्यम से, अच्छा, कि सारी खुदाई एक तरफ और पत्नी का भाई एक तरफ। वो प्यार करते होंगे, और हो सकता है कि उनको जो मैं कर रहा हूँ वो उनको लगता हुआ उनके हिसाब से कि वो ठीक नहीं है, और मुझे ठीक करने की कोशिश करते हों। लेकिन कभी बातचीत होगी तो मैं उनको जस्टिफाई करूँगा कि भाई यूपी नहीं बनना, मुझे उस लाइन को तैयार रखना है जो करण मेहरा की कल को जगह लेगा। मुझे उस लाइन को तैयार करना है जो आने वाले समय में 25-30 साल आगे कांग्रेस का झंडा लेके चलेगा। वो लाइन की आवश्यकता है, और उस लाइन को बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं उसी लाइन से निकला हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उन बच्चों को मौका दूं जो संगठन में भी काम करें, परिपक्व हों, और समय आने पर पार्टी उनका सदुपयोग करे। ऐसा ना हो कि 9 विधायक भागे तो 30 सीटें 0 हो जाएं, केवल एक प्रीतम भाई अपने दम पे जीत के आ जाएं, बाकी 29 सीटें हम हार गए 17 में। एक बात और सामने आ जाती है, अभी हाल ही में विधानसभा में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा जिसने गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पूरे पहाड़ में आग लगा दी। एक कांग्रेसी विधायक से यह मामला शुरू हुआ और बीजेपी के एक कद्दावर मंत्री तक ये पहुंचा, और सदन में अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। आप और हम उस चीज को सभी जानते हैं, उस शब्द को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपके खुद के जिताए हुए विधायक बुटोला खड़े हुए आवाज उठाई, लेकिन बाकी के सारे विधायक शांत रहे, चुप रहे, कुछ बोले नहीं सदन में। इस पर मैं कोई यही कहना है कि मैंने पूरी कार्रवाई सदन की मंगा के देखी। मामले को इनिशिएट किया आदरणीय यशपाल आर्य जी ने, और प्रीतम सिंह जी ने भी उस पर जोरदार बहस की थी इसी विषय पे। उसके बाद लखपत बटुला जी ने पूरी ताकत से इस मामले को उठाया,
कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी सदन में रहा हूँ, हिंट करनी पड़ती है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, लोग मेंटली तैयार होते हैं। और ये इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि औरों को मौका ही नहीं मिला सदन छोड़ के जाने का। और ध्यान देना चाहिए था, ये जरूर कमी रही कि सबको ध्यान देना चाहिए था कि क्या हो रहा है, और सब लोग को उठ के अगर बाहर जाते तो बेहतर रहता। लेकिन ये भी कहना कि पूरी तरीके से और लोग इन्वॉल्व नहीं थे, ऐसा नहीं था। प्रीतम सिंह जी ने भी उसमें अपनी बात रखी थी, और यशपाल आर्या जी ने भी। नहीं, पर ये तो जग जाहिर है कि एक हॉट टॉक स्पीकर महोदया और संबंधित विधायक के बीच में हुआ, ये एक लंबी बहस चली थी। नहीं, आना चाहिए उसके बाद उन्होंने शायद कुछ कागज, अब वो कागज क्या थे, ये चूंकि सदन के बाहर का मामला था हमारे लिए वो, तो उन कागजों में क्या था क्या नहीं था वो तो नहीं मालूम, लेकिन कागज फाड़े गए। ये करीबन 15-20 मिनट तक का ये केस चला, सिस्टम चला, और सारे विधायक बुटोला जी की तरफ ताकते रह गए। मेरा ये कहना है कि इसमें विधायकों को बहिर्गमन करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और लेकिन लोगों ने अपनी बात इसमें रखी, और बाद में जो हमने आंदोलन किया जगह जगह कार्यक्रम के, उसमें हमारे सारे विधायक सम्मिलित रहे। आपको क्या लगता है कि अगर आप सदन में होते तो पहला स्टेप आपका क्या होता इस पर? बुटोला जी को मौका नहीं मिलता, मतलब जो बुटोला जी ने किया, मैं शायद वो पहले कर चुका होता और ज़्यादा ताकत से कर चुका था। और मैं करा है मैंने ये सब चीज़, मैं तो 5-5 दिन सस्पेंड भी रहा हूँ, क्योंकि विषय केवल उत्तराखंड के पहाड़ के आदमी का नहीं है, ये किसी भी नागरिक का। किसी को जाति सूचक शब्दों से आप प्रयोग करें तो भी हर्ट होगा, किसी के आप इलाके के हिसाब से उसको फ्रेम करें तो भी होगा। मैं किसी मैदानी क्षेत्र के अपने भाई के लिए कुछ अपशब्द कहूँ तो उसको भी हर्ट होगा। उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को कहीं हर्ट करने की कोशिश होगी तो हम लड़ेंगे। एक सवाल और भी सामने आ रहा है कि लखपत बुटोला ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके लिए उन्हें उत्तराखंड प्रेस क्लब जाना पड़ा। देखिए, नहीं, क्या आपकी तरफ से परमिशन नहीं थी? नहीं, परमिशन का मामला नहीं है। आपको याद होगा इस घटना के जस्ट बात एक प्रेस उन्होंने कर ली थी पीसीसी में, और लखपत और मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैं कहीं था। लखपत किसी चीज़ को, एक चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे थे, और वो पीसीसी में प्रेस करने से अवॉइड नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने प्रेस क्लब को चुना, और मुझसे बात करने के बाद ही वो प्रेस क्लब। अच्छा, मतलब ये जो सवाल तैर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की परमिशन नहीं थी, या प्रदेश अध्यक्ष की कोई चिट्ठी थी कि उनकी परमिशन के बगैर कोई प्रेस यहाँ नहीं होगी, तो ये सब मामला नहीं था? नहीं, प्रेस तो वो ऐसा, ये अंडरस्टैंडिंग थी आपस में? अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो किसी एक चीज़ को टालना चाह रहे थे, उससे बचना चाह रहे थे। वो पीसीसी में वो संभव नहीं था, और इसीलिए उन्होंने प्रेस क्लब में जाके प्रेस की। मैं एकदम से दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। पीसीसी प्रेसिडेंट करण मारा 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं अपने को 5-6। क्यों? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी हैं, जो अभी नहीं हुई हैं, और मैं उसमें आगे अग्रसर हूँ। मेरे ख्याल से 5-6 महीने में मैं 10 में से 10 कर लूँगा। और आपके विरोधियों को तो आपके इस जवाब से बड़ा सहारा मिल जाएगा। उनको मिलना दीजिए। मैं अगर अपने आप में मैं ये सोच लूँ मैं पूरा हो गया हूँ तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, और ये मेरे लिए अच्छा है कि मेरा लक्ष्य बड़ा है। मुझे 10 में से 10 लाने की कोशिश करनी है, और वो तभी हो सकता है जब मैं मेहनत करूँ और मुझे लगातार लगे कि नहीं अभी कुछ रह गया है, और ये मेरा बचपन से मुझे लगता है अभी कुछ रह गया है। पर आज के हालात देखकर कांग्रेस के खासकर तो लगता नहीं कि आपकी मेहनत सफल होती दिख रही है, क्योंकि 2027 के चुनाव लगभग करीब हैं। उसके बाद भी अंदरूनी लड़ाई अक्सर सड़कों पे दिखाई देती है। देखिए, सोचने का, देखने का तरीका है बड़े भाई। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिससे हमारा संघर्ष है उनके हमारे से ज़्यादा संघर्ष है। खनन के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार के सांसद को मामला लोकसभा में उठाना पड़ा है। ये कम बड़ा मामला है? नाम लेकर बताइए आप। त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने खनन के बात को लेकर लोकसभा में मामला उठाया है। ये कम बड़ी बात नहीं है। छोटी मछली, बड़ी मछली जो ज़्यादा मुंह खोलती है पकड़ी जाती है, हमारे यहाँ नहीं हुआ, ये उनके यहाँ हुआ है। मुख्यमंत्री भयभीत है इस बात को कहने में कि इन्वेस्टमेंट मीट भी मेरा एक 3 साल की उपलब्धियों में से एक था। ये कम बड़ा मामला है।
मुख्यमंत्री को लव जिहाद, थूक जिहाद, मज़ार, मदरसे के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा। इसका मतलब कि वो परेशान है और कुछ अच्छी उपलब्धियां गिनाने में उनको दिक्कत है। पर करण जी, ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरी कमीज दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद है। नहीं, आप कांग्रेस में कौन सा झगड़ा देख रहे हैं? किस शीर्ष नेतृत्व के किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही है जिससे आपको लगता है कहीं झगड़ा है? अक्सर दिखाई देता है आपके बड़े नेता बयानबाजी करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर और बयानों तक सिमट कर रह जाते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं, इशारों इशारों में अपने ही नेताओं को कमज़ोर कर देते हैं। ये बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, यूट्यूब मंचों पर है, हर जगह पर ये मौजूद है। राठौर साहब उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो ये 20 तारीख को बैठक हुई थी और उस पर काफ़ी सुधार है। अब आप देखिएगा इधर को शायद इस तरह का कुछ ना हो सीट्स नेता की वजह से। आप कुछ नीचे छोटे पदाधिकारी कुछ कर दें वो अलग चीज़ है, लेकिन बड़े नेताओं की तरफ से ऐसी अब कोई चीज़ आने वाली नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि ये किसी बड़े न करण मेहरा का क्वेश्चन नहीं है, गणेश गोंदियाल का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न उस कार्यकर्ता का है जो रात और दिन बिना किसी लालच के कांग्रेस के लिए काम करता है। उसको क्या चाहिए? अपने स्कूल में टीचर, अस्पताल में डॉक्टर, कोई टूटा हुआ रास्ता ठीक होना और मरीज को सही टाइम पे इलाज, पानी। वो उस कार्यकर्ता की आपसे कोई बड़ी उम्मीदें नहीं है, उसकी यही उम्मीद है कि सब चीज़ें ठीक से हो जाए और मैं अपने नेता के पास जाऊं तो मेरा ये काम हो जाए। ये उनके भविष्य का सवाल है और मुझे लगता नहीं कि कोई नेता कार्यकर्ताओं के मन को दिखाकर कुछ करना चाहेगा। करण मेहरा पर बहुत ज़्यादा पक्षपात के आरोप लगते हैं अध्यक्ष रहते हुए। करण मेहरा ने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने तो केवल जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया है, तो पक्ष और निष्पक्ष होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कैसे पक्षपात करता हूँ। सवाल अक्सर सोशल मीडिया पर भी तैरते हैं कि करण मेहरा का विशेष तौर पर किसी के ऊपर हाथ रहता है, किसी के ऊपर नहीं रहता। देखिए, मैं तो सबको साथ लेने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरे को कभी कभी कुछ लोगों को जिनका भरोसा नहीं होता है क्या बोल देंगे कब, तो मैं एक तहजीब के साथ एक डिस्टेंस रखता हूँ ताकि कोई मैसेज गलत ना जाए। मैं जो आम कार्यकर्ता गांव से आता हूँ उनसे तो गले मिलते हुए आपने मुझे देखा होगा, उनको बैठाता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनके दुख दर्द को सुनता हूँ, लेकिन मैं उनसे ज़रूर दूर रहने की कोशिश करता हूँ जो पीसीसी में ही बैठ के और कुछ ऐसे बयान पीसीसी के परिसर से दे देते हैं जिससे पार्टी असहज होती है। बाकी हर कांग्रेस जन मेरे लिए सम्मानित है, मैं उन सब से उसी सम्मान के साथ मिलता भी। तो पीसीसी में गुटबाजी खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? मौका नहीं मिल रहा है आपको या आपकी सुनी नहीं जा रही है? जिस दिन पीसीसी आ जाएगी उस दिन सब चीज़ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। पीसीसी का इंतज़ार मेरा है और जैसे ही पीसीसी हमारी गठित होकर आती है आप देखिएगा एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखिएगा। मैं समझा नहीं आपके इस जवाब को ठीक से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकारिणी है उसकी जिस दिन घोषणा हो जाएगी, वो कमेटी हमारी आ जाएगी। ये तीसरे साल लग रहा है और आप अब ये बात कर रहे हैं? मैं तो पहले से कह रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से इस बात मतलब आपका कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है, आगे एक्सटेंशन आपको कब मिलेगा, कितने साल का मिलेगा, ये दिल्ली के अलावा कोई नहीं जानता जी। और आप तीसरे साल में ये कह रहे हैं कि आपकी पीसीसी गठित होकर आ जाएगी। देखिए, अब ये इसका जवाब देने के लिए मैं वो नहीं हूँ, सही सक्षम आदमी नहीं हूँ, क्योंकि पीसीसी का अब राहुल गांधी तो यहाँ मंच पर आकर बैठकर जवाब दे नहीं सकते। कह सकता हूँ कि पीसीसी का जो गठन होता है, कार्यकारिणी का जो गठन होता है, वो हाईकमान और प्रभारी के स्तर से होता है और उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ का नहीं। तो एक आम पब्लिक की हैसियत से भी अगर मैं बात करूं तो कहाँ हैं फिर आपके प्रभारी? देखिए, हम अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ रहे। हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, प्रभारी भी बन रहे हैं, वो सारा काम चल रहा है। वो कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किन लोगों की मदद से कर रहा हूँ, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जब एक फुल फ्लेजेड कमेटी आ जाती है तो उसका निश्चित एक फ़ायदा होता है। ये अक्सर झगड़े देखने को मिलते हैं, इसे ही इंटरनल झगड़ा भी कहा जा सकता है, राजनीति का हिस्सा कहा जा सकता है। इससे पहले एक और अध्यक्ष रहे जिनके ऊपर अध्यक्ष रहते हुए 6-7 महीने अध्यक्ष रहे, मैं गणेश गोंदियाल की बात कर रहा हूं, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बिठा दिए गए। आपके साथ तीसरा वर्ष चल रहा है, आप पीसीसी का इंतजार कर रहे हैं, गठन का इंतजार कर रहे हैं।
इससे पहले के कुछ अध्यक्ष रहे हैं वो आपसी खींचतान में रहे हैं, तो फिर कांग्रेस कहाँ है यहाँ पर? देखिए, गणेश गोंदियाल जी जिस समय अध्यक्ष बने, बड़ी कठिन चुनौतियां थी, चुनाव सर पे था और गणेश गोंदियाल जी स्वयं भी चुनाव लड़ने वाले थे, तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी हुआ, लेकिन गणेश गोंदियाल जी को एक कमेटी बनी बनाई कमेटी उस समय थी और वो उस समय वर्किंग मोड में थी क्योंकि 4-5 महीने का टाइम था। और इस समय भी हमारे संग कई पुराने लोग, जो पुराने पदाधिकारी हैं, वो अभी भी कई लोग काम कर रहे हैं जो मतलब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरीके से करें। मैं उनसे बड़े भाई कह के या मित्र कह के काम करा ले रहा हूँ, वो काम भी कर रहे हैं। और यही एक मेरे लिए अच्छा भी है कि मैं पहचान पा रहा हूँ कि कौन सही लोग हैं जिनको कमेटी में स्थान मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि दिल्ली से कहा गया है, बहुत जल्दी हमें कमेटी की घोषणा हो जाएगी और हम चुनाव के लिए, क्योंकि अब 2 साल केवल बचे हैं, इन 2 सालों में उसी कमेटी की मदद से और जो पुराने लोग जो हमारी मदद करते रहे उनको साथ लेते हुए हम निश्चित ही अच्छा काम करेंगे। पर यहाँ तो ये चर्चाएं आम है कि आप गठन की बात कर रहे हैं और यहाँ करण महारा की विदाई की बात चल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिपाही हूँ, काम मेरा वही रहेगा। अध्यक्ष रहूँगा तो भी वही काम है, अध्यक्ष नहीं रहूँगा तो भी कांग्रेस के लिए काम करना है। और अध्यक्ष रहते हुए कई किस्म की मजबूरियाँ होती हैं और उसके बाद मैं खुल के शायद और काम कर पाऊँ। कुछ एक्सटेंशन को लेकर भी बात चल रही है आपकी? देखिए, मेरी इस विषय में बात नहीं हुई क्योंकि ये बहुत ऊपर के स्तर का मामला है। ये राहुल गांधी जी और खड़गे जी, इन लोगों को तय करना है, प्रभारी जी को तय करना है। मैं केवल अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। जब मेरे से ऐसी कोई बात भी करता है तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। अभी मैंने ट्रेनिंग कराई है 2 दिन की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ट्रेनिंग उसके अध्यक्ष हैं आदरणीय सचिन राव साहब, वो खुद आए और मेरी रिक्वेस्ट पे आए और उन्होंने 2 दिन का एक बड़ा बेहतरीन ट्रेनिंग यहाँ कराया, जिसमें हमारे सारे महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष थे और वो सीख के गए हैं। और इस चीज़ को अब हम जिले स्तर के हमारे जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें हम ट्रेनिंग भी रख रहे हैं। उसमें हमारे मंडलम जो है 900 कोच, उन सब की ट्रेनिंग इसमें, और बूथ के हमारे ब्लॉक के अध्यक्षों की ट्रेनिंग उसमें कराई जाएगी। तो मैं अपने काम पे, मेरा फोकस है। कल क्या होगा उससे मुझे चिंता नहीं। आज मैं अध्यक्ष हूँ, मैं आज काम कर रहा हूँ। सवाल थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन अगर करण महारा के बाद किसी को मौका मिलता है, कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए? जीजा जी भी लाइन में है आपके। देखिए, कौन होना चाहिए ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये चॉइस ऊपर की है, मैं उसमें हूँ ही नहीं। लेकिन जो भी आएगा, करण मेहरा का पूरी ताकत से छोटे भाई, बड़े भाई या जो भी मान लें, उसके रूप में पूरा उसको सहयोग मिलेगा और हम उनको ऐसा मदद करेंगे जो मुझे लगता कि मुझे मिलनी चाहिए थी। उनको मैं एहसास नहीं होने देना चाहूँगा कि उनको ये लगे कि यार ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। मेरी ओर से पूरी ताकत के साथ उनके संग में लग के काम करूँगा। आपके अब तक के जितने भी काम हैं उनको देखकर, आपके फ्यूचर प्लान्स को देखकर, आज की कंडीशंस को देखकर, आपको ऐसा लगता है कि करण महारा को एक्सटेंशन मिलना चाहिए? हाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनको मैंने शुरुआत की है और जो अब दौड़ने लगी हैं चीज़ें। अगर एक्सटेंशन मिलेगा तो निश्चित ही मैं उसको और स्पीड अप कर पाऊंगा और बेहतर ढंग से रिजल्ट्स लेके आ सकता हूँ। हम अक्सर अपने वीडियो में 2 लोगों का जिक्र करते हैं कांग्रेस के, तेज तर्रार लोगों की गिनती में मैं उन्हें मानता हूँ। गणेश गोंदियाल उनमें से एक है और करण महारा उनमें से एक है। आपको क्या लगता है कि आपका और गणेश गोंदियाल का पैटर्न एक जैसा है या विरोधी हैं, विपरीत चलते हैं? नहीं, दोनों कांग्रेस के लिए बीजेपी से लड़ते हैं, सही मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और पूरी प्रखरता से। गणेश गोंदियाल जी और मुझ में अगर कोई डिफरेंस है तो केवल इतना है कि गणेश गोंदियाल जी बेहतर बोलते हैं। ऐसा आमतौर पर कोई नेता बोलता नहीं है, जैसा आप तारीफ कर रहे हैं किसी नेता की। बेहतर बोलते हैं, बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं और मैं थोड़ा, मेरा रफ है बोलना, ये एक बेसिक डिफरेंस ही है। लेकिन हम में कई किस्म की समानताएं भी हैं। हम दोनों गलत चीज़ को सहन नहीं करते, हम दोनों मुंहफट हैं, दोनों को इस पे काम करने की ज़रूरत है, उनको भी और मुझे भी। हम दोनों कोई चीज़ दबा के नहीं रख पाते। अगर कोई चीज़ गलत है वो भी तुरंत कहते हैं ये गलत हो रहा, और मैं भी तुरंत कहता हूँ गलत हो रहा है। मतलब आप दोनों मित्र विपक्ष नहीं है? नहीं, कम से कम इन 3 सालों पे जो मैंने अध्यक्ष होने के बाद देखा, कोई शायद ही ऐसा मुद्दा हुआ जिसको गणेश गोंदियाल और करण मेहरा ना उठाया। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है?
आएंगे या जाएंगे? आएंगे। बेखौफ बेतकल्लुफ अंदाज से आज फिर करण महारा ने हमसे उन सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने खुलकर सभी मुद्दों पर फिर से बात की, अपने अध्यक्ष बने रहने को लेकर भी बात की, भविष्य के प्लान्स को लेकर भी बात की, बेहतर कौन नेता है उसको लेकर भी बात की। बाकी आने वाले भविष्य में 2027 में कांग्रेस क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी, ये तो वक्त के गर्त में छुपा है। फिलहाल आज के लिए हम इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।